प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां आज का विषय देख रहे हैं, यूरोप में बढ़ता ऊर्जा संकट। तो यूरोप में ऊर्जा की समस्या बढ़ती ही जा रही है और अभी ठंडी आने वाली है यूरोप में। उस समय ऊर्जा की मांग और भी बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ब्लोअर, हीटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलाए जाते हैं और वह इक्विपमेंट बिजली से ही चलेंगे और बिजली के लिए ज़रूरत होगी जीवाश्म ईंधन की, और उस जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति पूरे यूरोप भर में बड़ी मात्रा में रसिया से होती है। और रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय यूनियन है, वह सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, और इस कारण से जो रसिया है यूरोप में गैस के सप्लाई को बाधित कर रहा है। इसके कारण यूरोप में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आज हम लोग इसी सभी विषयों को और तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने मानचित्र है और ये आप देख रहे हैं, यह रशिया का पार्ट है और यहीं पर लेनिनग्राड है। यहाँ पर दो जगह है, एक देख रहे हैं व्योबर्ग है। यहीं से एक पाइपलाइन चलती है जिसे नॉर्ड स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बाल्टिक सागर कहते हैं। और समुद्र के नीचे नीचे ये पाइपलाइन बनी हुई है और इस पाइपलाइन के जरिए रूस से जर्मनी तक गैस की आपूर्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, जर्मनी से रूस तक नहीं, गैस का फ्लो इधर से इधर की ओर होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। ध्यान में रखेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम, यहाँ नॉर का मतलब है, नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ। तो यहाँ आप देख रहे हैं यूरोप के उत्तर में, इसीलिए इसको नॉर्ड स्ट्रीम कहा जाता है। किसके और किसके बीच में है? तो जर्मनी। ये देख रहे हैं, यह क्या है? जर्मनी है। जर्मनी और रसिया के बीच में बाल्टिक सागर से होकर। तो ध्यान में रखेंगे, इसी के जरिए जो रूस होता है यूरोप में गैस की आपूर्ति करता है और यहाँ गैस को रिसीव करने के बाद इसको पूरे यूरोप में वितरित कर दिया जाता है। लेकिन अभी युद्ध चल रहा है यहाँ यूक्रेन और रसिया के बीच में, और इस यूक्रेन के समर्थन यह पूरे यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। तो अभी इसके विरोध में रसिया लगातार गैस आपूर्ति को कम कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2021 की स्थिति देखते हैं। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब स्थिति क्या थी कि लगभग 40% गैस पूरे यूरोप में कहां से आता था? तो रसिया से आता था। 24.8%, लगभग एक चौथाई कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भी कहां से आता था? रसिया से आता था। कहां? तो यूरोपीय संघ के देशों में। और 46% कोयले का आयात भी रसिया से किया जाता था। तो यहाँ आप देख रहे हैं, चाहे गैस की बात हो, चाहे कच्चे तेल का, चाहे कोयले का। कच्चे तेल में 25% का, कोयले में 46% का, गैस में 40% का जो निर्भरता है यूरोपीय यूनियन का, वो रसिया पर है। यह युद्ध होने से ठीक पहले की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद क्या होता है? रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने भी 2021 के बाद से धीरे धीरे यूरोप में अपने ऊर्जा आयात को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था। साथियों, वर्ष 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के ही क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तब से यूरोप यह बात जानता था कभी न कभी रसिया से टकराहट होगी और उसका जो ऊर्जा संकट है वो बढ़ेगा ही। तो वर्ष 2014 से ही जो यूरोप है अपने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, यानी कि गैस का, कोयले का और कच्चे तेल का आयात रसिया से न करके किसी और देश से कर सकते हैं। अरब कंट्रीज से कर सकते हैं, मिस्र यानी कि इजिप्ट से कर सकते हैं, अजरबैजान से कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ज्यादा प्रगति दिखाई नहीं दी। लेकिन 24 मार्च वर्ष 2022 से, जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरा यूरोप ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है और अब बड़ी तेजी से वैकल्पिक स्रोत की तलाश की जा रही है। अभी आप लोगों ने निर्भरता को देखा, और जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार वो गैस की आपूर्ति जो गज़प्रोम कंपनी द्वारा की जा रही थी, और सितंबर 2022 आते आते तक तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को पूरी तरीके से बंद कर दिया और गज़प्रोम ने
कारण दिया कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये डेनमार्क है और यहाँ पर लीकेज हो गया है, ऐसा गजप्रोम कंपनी ने कहा, और उस लीकेज के कारण हम लोग आपको गैस नहीं भेज पाएंगे। लेकिन यह तो सामान्य कारण है, सभी जानते हैं कि गैस आपूर्ति को बंद करने का कारण युद्ध ही है, और युद्ध में यूरोप का यूक्रेन को समर्थन है। कारण क्या दिया है गजप्रोम ने? लीकेज को। कहां पर? यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने का प्रयास करते हैं। पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उपाय क्या है अब यूरोप के पास? अब यूरोप तो समस्या खड़ा होगा। 40% गैस, 25% लगभग कच्चा तेल, 46% कोयला रसिया से आता था। अगर ये बंद हो जाएंगे तो यूरोप के समकक्ष समस्या तो खड़ी होगी ही। अब यूरोप इसका या यूरोपीय यूनियन इसका हल कैसे निकाल रहा है? तो यूरोपीय यूनियन इसके दो तरीके से हल निकाल रहा है। एक तरफ तो वो जीवाश्म ईंधन से उत्पादित ऊर्जा, ऊर्जा का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर बिजली से है, तो जो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन, तो इसके लिए यूरोपीय यूनियन चाहता है कि उस बिजली का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से न होकर नवीनीकृत स्रोत से होना चाहिए। सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से और भी अन्य प्रकार के जो स्रोत हैं वहां से उत्पादित किया जाना चाहिए। तो ऐसे विकल्पों की तलाश की जा रही है। दूसरा यह है कि अगर जीवाश्म ईंधन से करना ही है तो हम लोग रसिया के अलावा किसी और देश से कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस आपूर्ति के लिए नए विकल्पों की तलाश कतर से कर सकते हैं हम लोग, अमेरिका से, नॉर्वे से, अजरबैजान से, अल्जीरिया से, तुर्की से, जापान से, मिस्र से। तो ऐसे दो रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों रणनीतियों के लिए कम से कम 5-6 साल का न्यूनतम समय लगेगा साथियों। अगर वैकल्पिक स्रोत की भी तलाश की जाती है जो पहले से ही चल रहा है तो उसमें भी समय लगेगा। पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करना जीवाश्म ईंधनों को नवीनीकृत स्रोत से इतना जल्दी संभव नहीं होगा, और अगर किसी और देश से भी अगर आयात करता है तो उसके लिए बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में भी काफी समय लगेगा। तो कुल मिला के ये जो यूरोप है अभी गहरी ऊर्जा संकट में है, और इस ऊर्जा संकट का हल निकालने में यूरोप असमर्थ नजर आता है। और आप आने वाले दिनों में यूरोप में एक गंभीर ऊर्जा संकट को देखेंगे, क्योंकि ठंड आने वाली है और बड़ी ही भयंकर ठंड पड़ती है वहां, और ठंड से बचाव के लिए जाहिर सी बात है ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।